अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 141 गलत फहमी। लैला की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माहौल का कुछ कुछ असर तो उस पर भी छाया हुआ था, लेकिन न जाने क्यों अचानक से जैसे उसके दिल से ये सदा आई, नहीं लैला। और वो एकदम से अपना चेहरा पीछे करते हुए बोली, सुजॉय साहब, क्या किसी लड़की का आपके लिए सॉफ्ट हार्टेड होना इस बात की दलील है कि उसके और आपके बीच में बस यही एक रिश्ता रह जाता है, जिस्म का रिश्ता? लैला के अल्फाज थे या जैसे कि सुजॉय के चेहरे पर पड़ा हुआ एक जोरदार तमाचा। उसने एकदम से चौंकते हुए अपना चेहरा पीछे कर लिया। वो लैला से चीख चीख कर कहना चाहता था कि उसके मन में लैला के लिए कोई खराब भाव नहीं है, लेकिन इस वक्त लैला की बात से उसे इतनी चोट पहुंची थी कि चाहकर भी उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था। लैला ने अपनी नजरें मोड़ते हुए कहा, मैं इस इंडस्ट्री में आपकी वजह से हूँ, मुझे से कोई इनकार नहीं है, लेकिन उस वजह की मैं इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकती। इस बार सुजॉय के जज्बात का बांध टूट चुका था। उसने एक झटके से उठते हुए कहा, बस लैला बस, अब मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स की और धज्जियां उड़ाने नहीं दे सकता। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ा मग पूरी ताकत से जमीन पर फेंक दिया। कॉफी के साथ साथ मग के टुकड़े फर्श पर दूर तक फैल गए थे। लैला ने कप टूटने की आवाज सुनकर अपनी आंखें भींचते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिए थे, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो सुजॉय वहां से जा चुका था। जब मारिया लाइट ठीक करवा कर लौटी तो लैला के कमरे में टूटा हुआ मग देखकर हैरान रह गई। उसने चौंकते हुए पूछा, ये कैसे टूट गया? लेकिन लैला की धीमी धीमी सिसकियां और सुजॉय की गैर मौजूदगी ने उसे कुछ कुछ तो समझा ही दिया था। वो खामोशी से पोंछा लाने कमरे से बाहर चली गई। रास्ते भर मन ही मन खौलता हुआ सुजॉय जब घर पहुंचा तो लतिका जी उसी का इंतजार कर रही थी। उन्हें सामने देखकर सबसे पहले तो उसने अपने माथे पर पड़ी हुई शिकन हटाई और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल सजाए हुए उनके पास पहुंचा। आ गए, बड़ी देर लगा दी। उनके लहजे में एक शिकायत थी जो सुजॉय को साफ महसूस हुई, लेकिन उसने हल्के से हंसकर जवाब दिया, हाँ, वो आज मूवी देखने गया था ना अपनी। मूवी का नाम सुनकर लतिका जी ने एकदम से अपना मूड बदलते हुए कहा, अरे हाँ, मूवी से याद आया, कल मैंने ना मूवी की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी है। दैट्स सो गुड, लेकिन ये कुछ जल्दी नहीं हो गया? I mean, अभी कम से कम ऑफिशियल न्यूज आ जाने देती, तब कोई पार्टी रखी जाती तो ज्यादा सही रहता। लेकिन लतिका जी ने जल्दी से कहा, अरे कोई बड़ी पार्टी थोड़ी ही रखी है, वो तो मैंने बस जेनी को डिनर पर बुलाया है। जेनी का नाम सुनकर सुजॉय के माथे पर फिर से बल पड़ गए। उसने कुछ झुंझुलाए हुए लहजे में कहा, ओ माँ, कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। ये सुनते ही लतिका जी को जैसे पतंगे से लग गए। उन्होंने कहा, अब क्या करना है और क्या नहीं, मुझे कुछ भी सोचने से पहले तुझसे डिस्कस करना होगा। सुजॉय ने देखा कि लतिका जी का मूड उखड़ रहा है तो उसने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, ऐसा नहीं है माँ, मैं तो बस ये इसलिए कह रहा था कि अभी ऑडियंस का सही मूड तो कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा। अभी से पार्टी वार्टी, अगर भगवान न करे आगे चलकर फिल्म वैसी न चली तो फालतू में मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ जाएगी। तब लतिका जी ने कुछ नर्म पड़ते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तू देखना। और वैसे भी जेनी तो अपने घर की बच्ची है, अब जब वो आएगी तो मैं कह दूंगी कि भाई फिल्म की पार्टी नहीं है ये, बस मैंने यूं ही खाने पर बुलाया उसे। अब तो ठीक है? कहकर वो मुस्कुराने लगी थी। तब सुजॉय ने भी उनके कंधे से गले लगते हुए कहा, ओहो, अब फिर से कोई नई बात कहने की जरूरत नहीं है, अब बुला लिया है तो बुला लिया है। उसके मना करने पर लतिका जी ने उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मेरा प्यारा बेटा,
और हाँ, टाइम से आ जाना। आज जितनी देर से घर लौटा है उतनी देर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, प्रॉमिस माँ। सुजॉय ने कहा तो, मगर उसके लहजे का उकताहटपन लतिका जी से छुप नहीं सका। उन्होंने सुजॉय का चेहरा थामकर अपनी नजरों के सामने करते हुए कहा, वैसे तू मुझे ये बता कि तेरा मूड क्यों इतना उखड़ा हुआ है? ये सुनते ही सुजॉय ने झट से अपने एक्सप्रेशंस चेंज करने की कोशिश की और एक बनावटी स्माइल चेहरे पर सजाते हुए कहा, मेरा मूड उखड़ा हुआ नहीं तो कहां? लतिका जी उसकी तरफ सपाट नजरों से देखते हुए बोली, तू कितनी भी एक्टिंग कर ले, मां की नजरों से नहीं बच सकता बेटा। सच सच बता, उस लैला की वजह से मूड अपसेट है ना तेरा? मां के मुंह से ये बात सुनकर जैसे सुजॉय का दिल एक पल को तेजी से धड़क गया, लेकिन उसने जल्दी से जवाब में कहा, अब ये लैला यहां कहां से आ गई मां? आप भी ना कभी कभी एकदम से ऐसी बातें कह देती हो जिसका कि कोई मतलब ही नहीं होता। कहते हुए सुजॉय वहां से उठकर चला गया, जबकि लतिका जी सुजॉय के इनकार करने के बाद भी मन ही मन इस बात के लिए 100% श्योर थी कि उसके खराब मूड के पीछे लैला का ही हाथ था। लैला जब सुबह सोकर उठी तो उस पर अभी तक वैसी ही उदासी छाई हुई थी। उसने सुजॉय से वैसे बिहेव तो कर दिया था, लेकिन मन अब तक इसी बात में उलझा था कि उसने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। मारिया जब उसके कमरे में आई तो उसे ऐसे देखकर कहा, इन 2-3 दिनों में ही कैसे कुमला गई हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार और डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए। लेकिन लैला ने एक सिरे से इनकार करते हुए कहा, अरे नहीं, मैं ठीक हूं मारिया, बस थोड़ी कमजोरी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाएगी भला? ना ठीक से खा पी रही हैं और ना ही खुद को आराम करने दे रही हैं। और फिर पार्थू सर का कॉल भी आया था, वो अलग प्रमोशन के लिए जाने को कह रहे हैं और उधर एक बार यूनियन भी विजिट करना था। आप ठीक नहीं होंगी जल्दी तो ये सब कैसे संभालेंगी मैम? मारिया की बात सुनकर लैला के होठों पर एक फीकी सी हंसी आ गई। उसने धीरे से कहा, खुद को इतनी चीजों में उलझा लिया है ना कि एक भी चीज ढंग से नहीं संभाल पा रही हूँ। पता भी नहीं है कि जो कर रही हूँ या जो किया वो सही किया या गलत। मैं शायद कुछ भी नहीं संभाल पाऊंगी मारिया, कुछ भी नहीं। लैला के लहजे में जैसे दुनिया जहान का दुख और मायूसी सिमट आई थी। मारिया को उसे ये उदास देखकर यूं लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। उसने एकदम से लैला के चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए कहा, ये सब होता रहता है मैम, इतना दिल से नहीं लगाते इन सबको। वैसे भी जितना मैंने आपको जाना है, आप एक बेहद मजबूत शख्सियत रखती हैं। हाँ, लोग टूटते हैं, कई बार हारते भी हैं, मगर अब तो सब अच्छा अच्छा हो रहा है ना, तो फिर इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों हिम्मत हारना? मारिया की बातों ने जैसे उसे हिम्मत सी बंधाई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं कोशिश करूंगी मारिया कि तुम्हारी बातों पर अमल कर सकूं, लेकिन मन तो अपने बस में नहीं होता है ना। ये तो तभी अच्छा महसूस करेगा जब इसे वाकई में अच्छा महसूस होगा। बिल्कुल, मैं गॉड से आपके लिए स्पेशल प्रेयर करूंगी। कहकर मारिया ने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई। कबीर कहीं निकल ही रहा था कि अश्विन ने उसे कॉर्डलेस लाकर देते हुए कहा, पार्थो सर का फोन है। कबीर ने रिसीवर थामकर हेलो कहा तो उधर से पार्थो की आवाज आई, यार कबीर, अब तो उधर का सारा काम निपट गया है ना, तुम्हें नहीं लगता कि अब मेरी फिल्म की प्रमोशन भी होनी चाहिए? कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, कम ऑन पार्थो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि दिवाली सेलिब्रेशन की रात लैला के साथ क्या हादसा हुआ है। वो जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे ऐसे किसी इवेंट में शामिल करने की बात भी सोचना गलत होगा। तब पार्थो ने समझाते हुए कहा, नहीं कबीर, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि अभी लैला के साथ क्या हादसा हुआ है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि अगर लैला इस हाल में भी प्रमोशन के लिए एक जगह भी चली आएगी ना, तो फिर पब्लिक सेंटिमेंट्स और जुड़ जाएंगे उससे। फिल्म को काफी फायदा हो सकता है इससे। पार्थो की बात सुनकर कबीर का तो जैसे खून ही खौल गया था। उसने मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन उसके लहजे में वो सख्ती उतर ही आई
उसने कसे हुए जबड़ों के साथ कहा, देखो पार्थो, इंसान अगर कुछ अच्छा सोच ना सके तो जरूरी अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नहीं कि जो बात कहता हो उसमें बात ना हो बल्कि शब्दों की उल्टी हो। स्वार्थ की भी कोई लिमिट होती है पार्थो। तुम उसकी खराब तबीयत को लोगों के सामने परोस कर पैसा कमाना चाह रहे हो। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। कबीर ने उसे इस तरह शर्मिंदा किया कि पार्थो एकदम से स्पीचलेस होकर रह गया। तब कबीर ने ही आगे कहा, जैसे ही लैला की तबीयत संभलती है मैं तुम्हें बताता हूं, मगर तब तक इतनी हड़बड़ी मत करो, समझे? बाय। कहकर उसने बेहद गुस्से में कॉल काट दिया। उसने अश्विन को फोन वापस करते हुए कहा, इसके जितना घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा और उम्मीद है कि कभी देखूं भी ना। अश्विन ने बगैर कुछ कहे खामोशी से फोन ले लिया। सुजॉय आज ऑफिस पर कुछ दिनों बाद आया था। काफी सारे पेंडिंग काम करते हुए उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब सुबह से शाम बीत गई। वो अभी कुछ पेपर वर्क देख ही रहा था कि तभी रवि ने आते हुए कहा, हे सुजॉय, लैला की कोई खबर है? हेलो रवि। लैला के नाम पर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। कल अपने और लैला के बीच की वो बातें भी याद आ गई थी जिन्हें वो कल से भूलने की कोशिश कर रहा था। दो तरह से उसके एहसास को ठेस लगी थी। एक तो उस मोमेंट पर ऐसे ठुकरा दिए जाना, दूसरे उसके प्योर इमोशंस को लैला ने ऐसे मिस इंटरप्रेट कर दिया था। वो अपने ख्यालों में गुम ये सोचे जा रहा था। रवि उसे ऐसे सोच में डूबे हुए देखकर बोला, यार सुना नहीं क्या? पूछ रहा हूं। तब सुजॉय ने एकदम से हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मैं सुन रहा हूं। तबीयत अभी उसकी पूरी तौर पर ठीक नहीं हुई है। तब रवि ने अपने पॉकेट से एक लिफाफा निकालकर उसे थमाते हुए कहा, ये एक चिट्ठी थी, लैला को देनी थी। चिट्ठी? किसकी चिट्ठी? उसके गांव से है किसी की। मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं वरना मैं खुद दे देता। हालांकि सुजॉय का दिल बिल्कुल भी वो लेटर लेने को नहीं कर रहा था, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ था अब उसके बाद उसने खुद में ठान लिया था कि अब वो कभी भी लैला के घर नहीं जाएगा। लेकिन लैला के गांव का सुनकर वो अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाया और रवि के हाथ से वो एनवेलप लेते हुए बोला, हाँ मैं पहुंचवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। रवि उसे थैंक्स कहकर जा चुका था, लेकिन सुजॉय का मन उसी एनवेलप में ही अटका हुआ था। उस लड़की ने आज तक अपनी फैमिली और अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। आखिर ये लेटर उसके गांव से किसने भेजा होगा उसे? अभी वो सोच ही रहा था कि तभी फोन की रिंग बज उठी। उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ जेनी थी। हाय जेनी, उसने उसकी आवाज पहचानते ही लहजे को खुशनुमा बनाते हुए कहा। हालांकि अभी इस वक्त उसे जेनी का कॉल आना बेहद खटक सा गया था, क्योंकि अभी वो लैला के बारे में सोच रहा था। जेनी ने उधर से जल्दी से कहा, वो मैं ये कह रही थी कि अगर तुम ऑफिस से लौटने वाले हो तो मुझे पिक करते हुए जाना। मैं बस हॉस्पिटल से निकलकर घर पहुंचने ही वाली हूँ। आज इतनी टायर्ड हूँ कि ड्राइव करने को दिल नहीं चाह रहा। सुजॉय का तो दिल चाहा कि वो एक सिरे से मना कर दे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया। जेनी कुछ भी थी, उसकी बचपन की दोस्त थी। उसने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, ओके जेनी, लेकिन मुझे थोड़ी देर लगेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, तुम उसके साथ आ जाना। ये सुनकर जेनी कुछ उदास हो गई, लेकिन फिर कहा, तुम लेने आते तो अच्छा लगता मुझे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसा बेहतर लगे। मिलते हैं डिनर पर, बाय। बाय कहकर सुजॉय ने भी कॉल रख दिया। अब उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। एक तरफ बचा हुआ पेपर वर्क था तो दूसरी तरफ लैला के लिए रखी हुई वो चिट्ठी। उसने एकदम से बाकी सब कुछ छोड़कर वो एनवेलप एक बार फिर से उठा लिया। मन के अंदर बसे चोर ने कहा, वो लड़की खुद से तो कभी बताएगी नहीं। कम से कम इस लेटर को पढ़ के ये अंदाजा तो हो जाएगा कि आखिर इसकी जिंदगी में कौन कौन लोग शामिल हैं। तभी दिमाग ने जैसे डांटते हुए कहा, ये क्या हरकत है सुजॉय? तुम इतने नीचे कैसे गिर गए कि किसी की प्राइवेसी तक का ख्याल नहीं है तुम्हें? ये ख्याल आते ही उसने शर्मिंदगी के साथ वो एनवेलप बिना खोले ही यूं ही अपने पॉकेट में डाल लिया और खुद से कहा,
मुझे उसके घर नहीं जाना, बस पार्किंग में ही रहकर मारिया को बुलाकर ये लेटर दे दूंगा। ये ख्याल आते ही उसने अपना जरूरी सामान और बैग उठाया और लैला के घर के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने वॉचमैन वाले काउंटर पर आकर उसे लैला के घर का नंबर डायल करने को कहा। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, उधर से मारिया की घबराई हुई सी आवाज आई। सुजॉय सर, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं भी आपको ही फोन करने वाली थी। उसकी आवाज सुनने के बाद सुजॉय ने रिसीवर को वहीं पर पटका और तेजी से लिफ्ट की तरफ लपका। आखिर मारिया सुजॉय को ऐसा क्या बताना चाहती थी? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें